नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर रजनी, जो कि मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है। तो क्या कुछ लेखिका इस चैप्टर में कह रही हैं, इस पाठ में कह रही हैं, उसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी की जीवन परिचय मन्नू भंडारी जी का दिया गया है और इसमें एक कहानी यह भी जो है उनकी, उसमें से दो पंक्तियां यहाँ पर शुरुआत में दी गई है कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक होता है रचनाकार का दायित्व बोध, यानी कि एक रचनाकार का दायित्व बोध ही उसकी लोकप्रियता का असली मानक होता है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय दिया गया है, उनके जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उनके जन्म, उनके जो इस कहानी जो भी उन्होंने यहाँ पर दिया गया है पाठ जो है, उस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 भानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी रचनाएं जो है वो यहाँ पर दी गई है। प्रमुख रचनाएं वो है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, त्रिंकुश, आंखों देखा, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, और ये सब इनकी कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ ये उपन्यास इनके हैं। और पटकथाएं जो यहाँ पर दी गई है, पटकथा, रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये इनकी पटकथाएं आपके यहाँ पर प्रमुख पटकथाएं दी गई हैं। सम्मान क्या क्या मिले हैं यहाँ पर इनको, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार का भारतीय भाषा परिषद और कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। तो इतनी सारी जो सम्मान है मन्नू भंडारी जी को प्राप्त हुए हैं। जो ये पाठ है यहाँ पर एक पट कथा आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक स्क्रीन के लिए लिखी गई है, यानी कि एक स्क्रीन के लिए लिखी गई पट कथा है। वो चाहे फिल्म की स्क्रीन हो, चाहे टेलीविजन के लिए हो, लेकिन मूल बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह किसी मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथाएं लिखी जाती हैं। यानी कि रंगमंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं कि किसी भी रंगमंच पर नाटक हो रहा है, तो उसके लिए आपके पटकथाएं लिखी जाती हैं और उसके लिए आपके नाटक लिखे जाते हैं। और उसी तरह कैमरे में फिल्माए जाने के लिए, चाहे वो सीरियल हो चाहे वो फिल्म हो, उसके लिए पटकथा लिखी जाती है। और दूसरा, यहाँ पर कोई भी जो लेखक है किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा। देखिए, एक लेखक होता है जब वो अपनी किसी भी लेख को लिखता है, किसी भी कहानी को लिखता है, किसी भी यात्रा वृत्तांत को लिखता है, किसी भी संस्मरण को लिखता है, तो वो अपने लेख को, अपने लेखन को उतने ज्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंचा सकता जितना कि एक पटकथा लेखन द्वारा। यानी कि अगर आप एक पटकथा लिख रहे हैं, किसी फिल्म के लिए अगर कोई कहानी लिख रहे हैं, तो वो पटकथा लिखने के बाद जब वो शूट होती है, शूट होने के बाद वो धारावाहिकों के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। और इससे क्या होता है कि जो लोकप्रियता के कारण जो पटकथा लेखन होते हैं, लेखक का जो पर्याप्त रुझान होता है वो पटकथा लेखन की ओर जाता है। और इसी कारण जो पटकथाएं होती हैं वो पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में भी छपने लगती हैं, क्योंकि उनका जो एक यहाँ पर जो एक लोगों के अंदर
बहुत ज्यादा उसका चलन हो जाता है, तो इसलिए उनको पुस्तकों में भी छाप दिया जाता है। तो ये रजनी जो है ये एक धारावाहिक की पूरी कड़ी यहाँ पर दी जा रही है, यानी कि पूरा धारावाहिक जब लिखा गया होगा तो उसकी एक कड़ी यहाँ पर दी जा रही है। तो ये जो धारावाहिक है ये पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा है, और वह समय था जब हम लोग बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे, और बासु चैटर्जी के निर्देशन में इस धारावाहिक की हर कड़ी को अपने स्वतंत्र मुकम्मल होती थी और आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। वह कड़ी, यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती हुई आती थी, और प्रस्तुत जो अंश है व्यवसायिक बनती शिक्षा समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो ये जो अंश यहाँ पर रजनी धारावाहिक का प्रस्तुत किया गया है, तो ये व्यवसायिक बनती शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो है वो किस तरह से एक व्यवसाय बनती जा रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान खींच रही है। तो देखिए मन्नू भंडारी जी ने जो ये चैप्टर लिखा है आपका रजनी, ये एक पट कथा है, और हमने आपको यहाँ पर बहुत डिफरेंस बता दिया है कि क्या होता है पट कथा, क्या होता है नाटक, क्या होता है कहानी, इन सब में। अब आप इस तरह से जो यहाँ पर ये पटकथा दी गई है तो इसको आप इजीली समझ पाएंगे कि ये ऐसे क्यों दी गई है। क्योंकि देखिए हमने कहा कि जो लेखक होता है, यानी कि अगर कोई कहानीकार है, कोई लेखक है, अगर वो अपनी बुक लिखता है तो बहुत सारे लोग उसको बहुत जल्दी नहीं पढ़ पाते, बहुत नहीं जल्दी नहीं उसके बारे में जान पाते। लेकिन अगर एक पटकथा लेखक जब किसी कहानी को लिखता है तो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसको एक ही बार में हजारों करोड़ों जो दर्शक होते हैं वो देखने के साथ साथ सुनते भी हैं। तो जैसे कि हमने कहा ये शिक्षा पर आधारित आपका ये पूरी पटकथा है, और इस पटकथा का, इस धारावाहिक का एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। तो देखिए सीन है, एक मध्य वर्गीय परिवार के फ्लैट का कमरा है जहां महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है और दरवाजा खोलती है और रजनी का प्रवेश होता है। तो देखिए सीन फिल्माया जा रहा है, उसमें एक मध्य वर्गीय परिवार का एक फ्लैट है, उस फ्लैट में एक कमरा है, और जहां एक कमरे में महिला रसोई में व्यस्त है, और तभी उसके घर की घंटी बजती है, दरवाजा खोलती है तो रजनी प्रवेश करती है। अब रजनी कहती है, लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? अब लीला बेन रसोई से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, चेहरे पर खुशी का भाव दिखाते हुए। ठीक है, फिर रजनी कहती है, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट तो आएगा, नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको भी बढ़िया मिठाई खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलेगा, मैं अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर रही है, लीला और रजनी। तो वो जो लीला है वो कह रही है कि जो उनका बेटा अमित है वो आने वाला है रिजल्ट लेकर, और आज उसका रिजल्ट आ रहा है और खुशी के भाव उसके चेहरे पर देखने को मिलते हैं। और रजनी भी कहती है कि हाँ वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट तो उसने क्लास में आना ही है, तो मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी, मिठाई खाकर ही जाऊंगी। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसर या रस मलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। तो अब रजनी जो है वो कहती है, देख मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, बाजार का तो मैं बहाना लेकर चली आई, वरना तुम मुझे काट ही देती। तब लीला कहती है कि कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित
अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग में नहीं लगा लेता, हम लोग थोड़ी ही खा सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। तो यहाँ पर बात हो रही है दोनों महिलाओं के बीच में और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसके बाद जो रजनी है वो कहती है कि वो बहुत मेधावी बच्चा है, यानी कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम देखना आगे जाकर क्या बनता है। तो फिर जो लीला है वो कहती है बस वह सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। और फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ती हुई दरवाजा खोलती है और अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है और अब अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाए हुए आगे बढ़ती है। कौन? जो उसकी रजनी आंटी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं और आज अमित का चेहरा उतरा हुआ है। दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी थैले से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकता है और कहता है ले लो, देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है और लीला उसको अपनी बाहों में भर लेती है। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने अपना सारा पेपर सॉल्व किया था, तब तो सब ठीक था। पापा ने कहा था 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रिपोर्ट देखते हुए कुल मिलाकर 72 हैं। दूसरे विषयों में नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90 और सबसे कम मैथ्स में ही है। अमित अब गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन न लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार ही कहते हैं कि ट्यूशन कर लो वरना बाद में मत रोना, और वो रो पड़ता है। अब लीला अब एक अपराधी की तरह सफाई देते हुए कहती है कि तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी सी थी, सो अंग्रेजी की करवा दी थी ट्यूशन। अब दो विषय की ट्यूशन और फिर लंबी चौड़ी फीस, तो ये सबके ही परिवार की बात है। जहाँ पर एक मध्य वर्गीय परिवार की बात आती है, तो जब बच्चा 9th 10th में होता है तो उस समय पर उसको पढ़ाई की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और साथ ही फैमिली के लिए एक प्रेशर भी होता है कि किस तरह से वो बच्चे की स्कूल फीस, बच्चे की अलग अलग विषयों की ट्यूशन फीस भर पाएंगे। तो अब माँ को अपराध बोध सा फील हो रहा है क्योंकि उसका बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी ट्यूशन लगी होती तो शायद उसके नंबर अच्छे आ जाते। लेकिन एक यहाँ पर सस्पेंस भी बना हुआ है कि जब उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था तो ये क्या स्थिति ऐसी बनी कि उसके 72 मार्क्स ही आए। तो अब वह अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है, पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक है फिर भी नंबर काट लिए जाते हैं या काट लो। तब रजनी की भौहों पर एकाएक बल पड़ जाते हुए है और वो रोते हुए अमित को अपनी बाहों में खींचकर अपने पास सटा लेती है और उसके आंसू पोंछती है। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पेपर ठीक से किया था? तब अमित भी स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले वह दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? अमित कहता है नहीं, ज्यों का त्यों कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। मैथ्स के सर कौन है? तो रजनी पूछती है कि मैथ्स के सर कौन है? वो कहते हैं मिस्टर पाठक। अमित कहता है मिस्टर पाठक। कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? 22 साल से शुरू तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद 15 हो गए, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से
कह रहे थे। तो यहाँ पर जो उनके ट्यूशन वाले सर थे वो लगभग क्लास के सभी बच्चों को यानी कि 22 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। और वो कह रहा है कि हर जैसे शुरुआत का जो सेमेस्टर की जब शुरुआत थी तब केवल 8 लड़के उनके पास पढ़ते थे और फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद या फर्स्ट टर्मिनल के बाद उनके पास 15 बच्चे हो गए। और फिर हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने फिर और ट्यूशन लेना शुरू कर दिया और वो तभी से मुझसे भी ट्यूशन के लिए कह रहे थे। तो लीला कहती है कि हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, यानी कि हाफ ईयरली में तो इसके मैथ्स में 96 आए थे और इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स उसके आए थे 96। उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो, यानी कि जब क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके आए हुए थे, सबसे अच्छे मार्क्स उसके आए हुए थे, तो तब भी उसके जो सर थे मैथ्स के वो कहते थे कि ट्यूशन लो। तो अमित कहता है हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने ये काम तो काफी अच्छा किया है, हाफ ईयरली है, पेपर भी बहुत आसान होता है इसका, पर अगर ईयरली में पूरे नंबर लेने हैं तो ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया, पर मैंने जब मम्मी से कहा तो मम्मी ने हमेशा की तरह एक ही जवाब कि तू मैथ्स में बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। तो ये तो बहुत ही ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत सही जा रहा था। जब हाफ ईयरली थे तो उसके 95 मार्क्स आए हुए थे। तो लेकिन आज जब एनुअल एग्जाम हुआ तो उसके सारे प्रश्न सही करने के बाद भी 72 केवल मार्क्स आए हैं और क्लास में 6th पोजीशन उसकी रही है, जो कि आज तक कभी नहीं आई थी। और इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी था, परेशान था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अब जो रजनी है वो फिर से उसको डांटती है कि आंसू, फिर से आंसू, जानता नहीं कि रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें ट्यूशन क्यों लोगे? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं, यानी कि जब किसी सब्जेक्ट में जब हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको हमें एक्स्ट्रा क्लास की हमें जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा नॉलेज की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप अच्छा कर रहे हैं तो उस पर आप स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए, आप कर सकते हैं, तो ट्यूशन की क्या जरूरत है। तब फिर अमित ने फिर अपने मन की बात यहाँ पर उनको बताई कि आप जानती नहीं है आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें तो कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना नंबर कम ही आते हैं। तब वो कहती है कि पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। यानी कि पेपर अच्छा करने से कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली। तो ये तो सर की गलती है, गलती नहीं बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। तो वो कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और उसके बाद भी प्रश्न जो आपके मार्क्स है वो कम आते हैं, नंबर आपके कम आते हैं। तो ये आपकी मम्मी की गलती नहीं है कि उन्होंने आपकी ट्यूशन नहीं लगवाई, ये आपकी सर की गलती है। तो वो कहते हैं कि अमित इस भाव से सर हिलाता है मानो कितनी बेकार बात कह रही हो। लीला 2 गिलासों में सिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, तो रजनी उसके लिए फिर घुड़कती है। चलो पियो सिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। और अब दोनों सिकंजी पीने लगते हैं और सिकंजी को खत्म करते हैं। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। तो जो रजनी होती है वो कहती है कि कल आप 9 बजे तैयार रहना, कल हम आपके स्कूल चलेंगे। अमित जो है वो एकदम डर जाता है, क्योंकि बच्चों को ये डर रहता है कि हमारे पेरेंट्स स्कूल आएंगे तो हमारी पता नहीं क्या हमारी शिकायत टीचर्स से कर देंगे, या हमारी क्या ऐसी चीज हमारी बात क्या ऐसी टीचर्स के साथ शेयर कर देंगे, या टीचर्स
हमारे माता पिता को क्या ऐसा बता देंगे। तो इससे बच्चों को काफी डर रहता है कि उनके माँ बाप स्कूल में ना जाएं, स्कूल में ना आए। लेकिन ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का, शिक्षा का एक हेल्दी एनवायरनमेंट अगर चाहिए तो पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है होना, और वहां पर पेरेंट्स का मौजूद होना, यानी कि वो बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में जान सकते हैं, बच्चों की कमियां जान सकते हैं, बच्चों के लिए जरूरी बातें क्या है, क्या बच्चों को ऐसा चाहिए कि वो और अच्छा कर सकें अपनी पढ़ाई में, उसके लिए टीचर्स से या पेरेंट्स से वो जान सकते हैं एक दूसरे से। तो अमित इस बात से डर जाता है और कहता है कल तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और वो कहता है कि वहां मत जाइए, प्लीज वहां बिल्कुल मत जाइए। तो अमित घबरा जाता है, डर जाता है कि अगर आंटी ने कुछ ऐसा कह दिया तो ये इसके जो टीचर हैं, मेरे जो टीचर हैं वो कहीं और ज्यादा नाराज ना हो जाएं और मेरे नंबर कहीं और कम ना आ जाएं। तब फिर लीला भी कहती है कि हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करें इसे, अब इसे इसी स्कूल में रहना है, तो इन लोगों से क्यों झगड़ना। तो रजनी जो है बीच में ही बात को काटकर गुस्से से कहती है, यानी वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करे हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे और तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है और हमें कॉपी देखने की मांग ही तो कर सकते हैं, पता तो लगे आखिर किस बात के नंबर कटे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चे ने पूरा पेपर सही किया है तो अपनी कॉपी को देखना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, तो ये बहुत ही सही बात है। तो वो कहती है कि हमें केवल अपनी कॉपी देखनी है और उसके अलावा और कुछ नहीं करना। अमित झुंझलाकर, बता तो दिया आंटी आप, यानी कि अमित फिर से गुस्सा हो जाता है कि आप फिर क्यों ऐसे कर रही है। तो वो गुस्से से कहती है, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम दोनों माँ बेटे, और दंदनाती निकल जाती है। दोनों के चेहरों पर एक असहाय सा भाव होता है। लीला, अब यह रजनी कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। तो एक दृश्य जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला नया दृश्य शुरू होता है। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, बड़ी सी टेबल है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों के जीते हुए कप शील्ड जमे हुए हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें और एक बड़ा सा मैप लटका है। स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है और हेडमास्टर कुछ क्षण के लिए उसे देखता रहता है और फिर कहता है बुलाओ। और अब हेडमास्टर रजनी का प्रवेश होता है, नमस्कार करती है और बैठिए कुछ देर रुककर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यानी कि रजनी जो है वो स्कूल में चली जाती हैं उनके हेड मास्टर से मिलने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो वो बताती है, कहती है मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो। ईयरली एग्जाम्स की, जिसका कल ही रिजल्ट निकला है। तो रजनी ने ना कोई बात घुमाई ना कोई बात फिराई, उसने सीधे प्रिंसिपल से जाकर एक ही बात बोली कि मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ सर, जिसका जो एग्जाम है ईयरली एग्जाम की, जिसका रिजल्ट आपने कल ही निकाला है। तो वो हेडमास्टर जो है वो कहता है सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां हम लोगों को नहीं दिखाते हैं। तो ये हर स्कूल का अपना अपना अलग रूल होता है और इस ईयरली एग्जाम्स की जो कॉपियां हैं वो अक्सर नहीं दिखाई जाती हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन यह बात है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर मिले हैं और मैं देखकर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। और एक एक शब्द पर वो जोर देती हुई कहती है कि गलती जो है वो एग्जामिनर की है, यानी कि जिसने भी कॉपी को चेक किया है गलती उसकी है, यानी कि एग्जामिनर की है। तो वो हेडमास्टर जो कहता है
सारी बातों को सुनकर हल्के ढंग में लेते हुए, क्योंकि स्कूल में अक्सर इन बातों को हल्के रूप में ही लिया जाता है, क्योंकि इस तरह से प्रत्येक जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह की मांग अगर करने लग जाएंगे तो स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट है वो इसी काम में लगा रहेगा। तो ये चीज सबके लिए होती है कि स्कूल में किसी को भी कॉपी नहीं दिखाई जाती है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ इस तरह की मिस्टेक्स दिखाई जाती है तो उसके लिए नियम जरूर बनने चाहिए, कानून जरूर बनने चाहिए और बच्चे को उसकी कॉपी जरूर दिखाई जाने चाहिए। तो वो हेडमास्टर जो होते हैं वो सारी बातों को बहुत हल्के में लेते हुए कहते हैं कि आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ ही लग जाएगी सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपी दिखाने का नियम नहीं दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। तो ये वो अपनी तरफ से जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कहीं कहीं पर कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है और बच्चे के मार्क्स जो है वो कम रह जाते हैं। तो बच्चे का फ्यूचर जो है, बच्चे के अंदर एक गिल्ट हमेशा के लिए रह जाता है। तो ऐसी गलतियां स्कूल भी करने से बच्चे तो अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो कहती है, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लाता रहा है। इस साल भी उसने अपना पूरा पेपर ठीक किया है और कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कहाँ और किस बात के कटे हैं। तो वो कहती है कि मैं आखिर नंबर केवल ये देखना चाहती हूँ कि नंबर आखिर किस बात के कटे हैं और कहाँ पर कटे हैं। तो इस तरह से जो रजनी है वो मतलब पूरी तरह से हेडमास्टर से डिस्कशन करने लगती है इस बात पर और हेडमास्टर कहते हैं कि आप बहस करके बेकार अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही है। मैंने कह दिया कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है, तो मैं इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये सिचुएशंस कई बार नॉर्मल जो कि ये तो केवल एक धारावाहिक का दृश्य है, एक पटकथा है, लेकिन ये नॉर्मल जीवन में भी हमारे ये सिचुएशन आ सकती है, ये परिस्थिति आ सकती है। तो इसके लिए हमें अपने अधिकारों से, अपने अधिकारों के लिए लड़ना हमें सीखना होगा और स्कूल प्रशासन को भी इस बात के लिए कुछ अलग रूल और रेगुलेशंस बनाने होंगे। तो क्या कुछ हुआ अमित के साथ, किस तरह से यहाँ पर क्या उसको उसकी कॉपी दिखाई गई, क्या उसके नंबर बढ़े, तो इस चैप्टर को, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।